आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ओहम्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स हम इसमें समझेंगे। सो पहली चीज़ बच्चों समझते हैं कि ये टर्म है क्या, ओहम्स लॉ होता क्या है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि ओहम्स लॉ क्या होता है कि अगर हम किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज इंक्रीज कर दें तो उसमें करंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, कि अगर उसके अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया तो उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसकी स्पीड तेज हो जाती है। तो अगर हमने किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज इंक्रीज कर दी, जैसे ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ इसमें करंट सप्लाई होता है, तो जैसे मान लो अब अगर इसका, ठीक है बच्चों, तो इस सर्किट के अंदर देखें अगर हम वोल्टेज यहाँ से 10 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट कर देंगे तो इसमें करंट जो है वो 1 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर चलना शुरू हो जाएगा। मीन्स जितना आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे उतना आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करता है कि करंट कितना जाए, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है बच्चों। तो V = IR, हम ये बात जानते हैं। वोल्टेज ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया करंट, इसको फ्लो या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं बच्चों इसको हम, कितना चार्ज इसमें से फ्लो हुआ, और R है रेजिस्टेंस। एक और बात बच्चों, जो हम फिजिक्स के अंदर लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों सेम नहीं होते। हम यहाँ पे कभी भी ये नहीं बोलते रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन दे बोथ आर नॉट सेम थिंग, चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ से हमें मिल गया। रेजिस्टेंस होता है क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ गए होंगे। किसी भी बैटरी के अंदर वोल्टेज के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पॉजिटिव कितने पोटेंशियल पे है, नेगेटिव कितने पोटेंशियल पे है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस। I हो गया करंट, कितना इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। R इज रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो किसी सर्किट में कितना चार्ज जो है वो रुकावट क्रिएट कर रहा है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो आपने अभी डायग्राम देखा बच्चों, ये डायग्राम जो है ये मेटालिक कंडक्टर का डायग्राम है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का डायग्राम ये होगा। देखिए बच्चों, इस केस में ये हमारा अभी भी पोटेंशियल है, ये रहा अभी पोटेंशियल, और इस सर्किट के अंदर अभी सर्किट जा कहाँ से रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा जो इस आयन के फ्लो को रोकता है, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ से यहाँ गया था, डिपॉजिट हुआ था, तो उस रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो हमें इस लिक्विड से मिल रही है। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे हमें जो रुकावट मिलती है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो मतलब ये जो पूरा गेम है जो हम आगे अब काम करने वाले हैं वो सब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में होगा। रेजिस्टेंस भी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब कुछ इस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, क्योंकि चार्ज को इसमें से मूव करके जाना है, आयंस को इसमें से मूव करके जाना है, तो रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रोलाइट का होगा। कुछ आइडिया आपको हो गया होगा। चलिए, तो ये पहली टर्म थी जो हमने पढ़ी, ओहम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम यहाँ लिखें रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। अब यहाँ जो ये नई टर्म आई है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ नेचर पे, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भी इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आगे समझते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है बच्चों। जैसे हमने जो ये वैल्यू ली हुई है, मान लो हमने बीकर के अंदर इनको लिया हुआ, तो जो ये लेंथ ये बन जाते हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। कितना उसके अंदर से फ्लो होगा, कितना उसके अंदर मूवमेंट होगी, उसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये वैल्यू हुई। अब अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/r 1/ρ A/L। 1/r रेजिस्टेंस का इन्वर्ट होता है कंडक्टेंस, इसको हम G से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी, कापा से डिनोट करते हैं इसको हम, और ये हो जाएगा L/A।
ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से वर्ड्स नए हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। अब इसमें क्या करके इनको समझते हैं कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, किस तरह से। तो पहले ना एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ कि हमने किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। डिपेंड करता है उसमें कितनी रुकावट है, कितना रेजिस्टेंस है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, रुकावट होगा, करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, यानी कि एक अपोजिशन है किसके लिए? चार्ज के लिए, जो इसमें से फ्लो करेगा। यानी कि रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन, कितना चार्ज को वो अपोज कर देता है। अगर हम बात करते हैं कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस विच इज इनवर्स टू रेजिस्टेंस, यानी कि ये है अलाउंस, कितना अलाउ किया जाता है चार्ज को अपने में से पास करने के लिए। कोई भी कंडक्टर या कोई भी, हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कितना अपने अंदर से चार्ज को अलाउ करता है पास करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी भी सेम ही डेफिनेशन होती है। रेजिस्टिविटी इज अपोज टू फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टिविटी भी चार्ज का अपोज कर रही है, रेजिस्टेंस भी चार्ज का अपोज है। रेजिस्टिविटी बच्चों इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इट विल नॉट चेंज। रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। आप लेंथ बढ़ा दें, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दें, दोनों केसेस में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी वही की वही रहेगी, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी। तो दोनों की डेफिनेशन सेम है, बट ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। इट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सिर्फ रेजिस्टिविटी, उसके अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। सो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी की। आई गेस आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इट्स अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, और ये जो है ये वेरी करती रहती है। तो रेजिस्टिविटी हमें मिल गया रो, विच इज अपोज टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी को हम कापा से डिनोट करते हैं। अब ये कापा जो होता है, इट इज अलाउंस, बस वही अलाउंस टू फ्लो ऑफ चार्ज। भी कितना चार्ज फ्लो करता है इसमें से, इसको अलाउ करना। ठीक है बच्चों, तो कंडक्टिविटी ये कहलाती है कि उसके अंदर से कितना चार्ज उसमें से फ्लो हो गया। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो कंडक्टिविटी पे होने वाला है। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझ लें कि कितना कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अपने में से चार्ज को पास होने देता है, वो उसकी कंडक्टेंस कहलाती है। और कंडक्टिविटी भी देखो बच्चों, मेजर कैसे करते हैं किसी कंडक्टिविटी को, तो इसके लिए हमारे पास होता है मीटर ब्रिज। फिजिक्स के अंदर यूज होने वाला टर्म है, 12th क्लास के अंदर आपने होपफुली पढ़ लिया होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ। मीटर ब्रिज को हम इस तरह लिखते हैं, इसका प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरह से इधर बीच में गैल्वेनोमीटर है, इधर PQRS हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस है बच्चों, और यहाँ कहीं पोटेंशियल है, वोल्टेज। तो व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल कहता है कि अगर P/Q और R/S, या P/R और Q/S, एक ही बात है, P/R और Q/S, या P/Q और R/S, अगर इनका रेशो सेम हो जाता है, दोनों का सेम रेशो में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे करंट गैल्वेनोमीटर में से नहीं पास होगा। गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ये मीटर ब्रिज के अंदर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला यूज होता है, प्रिंसिपल इसका यूज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला इसके अंदर, प्रिंसिपल इसके अंदर यूज किया जाता है। उसके हिसाब से अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ रही है, इसका मतलब ये दोनों रेशो में है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसके बेस पे एक एग्जाम्पलीफाई करके एक मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन जनरेट करते हैं। तो देखिए होता कैसे है, मैं एक बार मीटर ब्रिज ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हम क्या करते हैं, मीटर ब्रिज ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। इनको हमने कनेक्ट कर दिया 100 सेंटीमीटर वायर के साथ, इस तरह से। नाइक्रोम वायर है ये, और इसमें स्केल लगा हुआ है, इस तरह से स्केल होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम अपना डिज़ायर रेजिस्टेंस मेज़र करवा सकते हैं। डिज़ायर रेजिस्टेंस यहाँ रख सकते हैं, हमें कितना रेजिस्टेंस बाहर निकालना है, कितना रखना है रेजिस्टेंस बॉक्स में। और B और C के बीच में हम रखते हैं कोई अननोन रेजिस्टेंस X। ठीक है बच्चों, अब जो B है, B से एक
गल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और उसके साथ हम जोड़ते हैं जो कि जे। ये क्या करती है, इस वायर के ऊपर चलना शुरू होगी। जहाँ पे गल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, मतलब जैसे हम समझिए कि इस पॉइंट पे आके गल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, तो ये पॉइंट है जे और इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर थी, मान लीजिए ये लेंथ है x और ये लेंथ है 100 माइनस l, इसको l मान लिया और ये हो गया 100 माइनस l। अब देखें बच्चों, कुछ कुछ आपको सेम लग रहा होगा, a और b के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, b और c के बीच में एक रेजिस्टेंस है, a और d के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है और d और c के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। बस कंफ्यूजन क्या हो रही है कि जो a और d के बीच में रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि तो रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये तो वायर है। आज हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो हम मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है R, इसको हटा देता हूं मैं। तो देखिए बच्चों कि अब हम मान लेते हैं कि इनका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है R और इसका रेजिस्टेंस है S। तो इसके हिसाब से देखें हम, R हो जाएगा हमारा रो L अपॉन में A, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है इसका, L मान लेते हैं, और S का हो जाएगा S इज इक्वल टू रो 100 माइनस L अपॉन में A। दोबारा देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस जो होता है वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, इन तीन बातों पे डिपेंड करता है। लेंथ पे, लेंथ ये रही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है थ्रू आउट द वायर, और ये रेजिस्टिविटी, ये नेचर है। अगर ये नाइक्रोम वायर है तो सारी की सारी वायर वही होगी। अब हम बात करते हैं एस की, एस केस में भी यही होगा, रेजिस्टिविटी, लेंथ चेंज हो रही है बस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है बच्चों, तो हमारा आर और एस का रेशियो जो आ गया वो एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल इस तरह से आ गया। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या था, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो आर बाई एस का रेशियो हमें मिल चुका है बच्चों, तो हमें P बाई क्यू चाहिए, ये रहा P, ये रहा Q, इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस R। तो हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R डिवाइड बाई X इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 100 माइनस L। समझ में? आप दोबारा समझते हैं, पहले हमने इन दोनों का रेशियो लिया, फिर हमने इन दोनों का रेशियो लिया, इन दोनों का रेशियो हो गया R बाई X, इन दोनों का रेशियो हो गया L माइनस 100 माइनस L, देखो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया और हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से। देखें जरा इसको ध्यान से। अब हमें चाहिए क्या इस पूरे गेम में, हमें चाहिए ये x अननोन रेजिस्टेंस, तो हमने x को यहाँ लिखा, ऊपर कर लिया, तो हो जाएगा हमारा 100 माइनस L डिवाइड बाई L इंटू में R। ठीक है, R इधर चला गया, 100 माइनस L डिवाइड बाई L इंटू में R, तो ये x की वैल्यू यहाँ से मिल जाया करेगी। अब अगर यहाँ पे हमारा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा एक मेटालिक कंडक्टर ना हो के एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, तब इस तरह से कुछ ऐसा, इस तरह से। देखिए अब ये इलेक्ट्रोड है, मान लो कॉपर, ये भी कॉपर और ये कॉपर सल्फेट अगर हम लेते हैं तो देखो सर्किट बन गया ना, करंट यहाँ से पास हो रहा है और इस तरह से इसमें से पास होकर जा रहा है। तो आपको यहाँ से किसकी कंडक्टिविटी निकल आएगी, किसकी रेजिस्टेंस निकल आएगी, ये आ जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ गया। इस तरह से हम इसकी रेजिस्टेंस मिल गई, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट की जा सकती है, कंडक्टेंस फाइंड आउट की जा सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर हमें मिल जाती है तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो लेंथ ऑफ कॉलम्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं, और यहाँ से रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट की जा सकती है। रेजिस्टिविटी आ गई तो यहाँ से कंडक्टिविटी कापा कैलकुलेट की जा सकती है। तो कंडक्टिविटी हो जाएगी 1 बाई रो, कंडक्टिविटी इस तरह से फाइंड आउट की जाती है बच्चों। तो हम अब देखते हैं बच्चों, किसी भी कंडक्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स, किन किन पे उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड्स करती है। तो पहले मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं कंडक्टिविटी है क्या, कि इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, कि इस केस में हमें इनको कनेक्ट करना होता है बैटरी से।
और हमें ये देखना होता है कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है या कोई भी आयन है यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है। तो बेसिकली जो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है वो मूवमेंट ऑफ आयन पे डिपेंड करती है। तो हमें वो सारे फैक्टर देखने हैं जो मूवमेंट ऑफ आयन को अफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर। तो आप खुद देखें बच्चों कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मूवमेंट फास्ट होगी या स्लो होगी। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल की वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों। सेकंड फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। देखिए बच्चों, 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट थे, याद रखो आपको, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उस केस में क्या होगा कि वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। अगर आपने 1000 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, 2000 या 3000 जितने में ब्रेक होते हैं वो बना देंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट 1000 में से सिर्फ 100 ही ब्रेक होंगे, तो कंडक्टिविटी इनकी कम होगी क्योंकि आयंस कम है, यहाँ पे आयंस ज़्यादा मिल रहे हैं मूवमेंट करवाने के लिए। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं। थर्ड है हमारे पास बच्चों विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट में से या जो इलेक्ट्रोलाइट है, विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हो आप और सॉल्वेंट भी। इलेक्ट्रोलाइट को हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, जिस सॉल्यूशन में से इस आयन को पास करना है उसकी विस्कोसिटी भी तो मैटर करती है, गाढ़ापन भी तो मैटर करते हैं कि वो कितना विस्कस है। अगर वो गाढ़ा सॉल्यूशन है तो मूवमेंट कम हो जाएगी बच्चों। तो विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो उस केस में हमारा कंडक्टिविटी कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट होता है बच्चों साइज ऑफ आयन और सॉल्वेशन ऑफ आयन एंड सॉल्वेशन ऑफ आयन। आयन का सॉल्वेशन और साइज, ये दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखो बच्चों, अगर एक छोटा सा आयन है तो उसके लिए मूवमेंट जल्दी हो जाएगी क्योंकि वो कम टकराएगा, कम कोलिजन होंगी, जल्दी वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। जो हैवी मॉलिक्यूल होगा, बड़े साइज का मॉलिक्यूल होगा, वो ज़्यादा टकराएगा, आयन ज़्यादा टकराएंगे और इस वजह से वो यहाँ पे लेट पहुँचेगा, तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो जितना छोटा आयन होगा उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी। और सेकेंड फैक्टर है बच्चों सॉल्वेशन ऑफ आयन। अब देखो जरा सॉल्वेशन ऑफ आयन में क्या होता है। जैसे हमारे पास ये Na पॉजिटिव है, अब Na पॉजिटिव के चारों तरफ अगर वाटर मॉलिक्यूल आके अटैच हो गए, वजह से नया साइज बन गया। हमने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, इसे हम सॉल्वेशन ऑफ आयन बोलते हैं। तो एक आयन जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ एक्यूमुलेट करेगा उस वजह से उसका साइज बढ़ जाता है और उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। दोबारा समझते हैं बच्चों, साइज ऑफ आयन क्या होता है कि अगर एक आयन छोटा है तो उसकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आयन अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल को एक्यूमुलेट कर ले तो उसका साइज ओवरऑल बढ़ जाता है सॉल्वेशन की वजह से, तो उसकी मूवमेंट हिंडर्ड होती है, स्लो हो जाती है, रुक जाती है। तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी पे असर पड़ता है। जो सॉल्वेशन ऑफ आयन अगर ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंसंट्रेशन। फिफ्थ पॉइंट कंसंट्रेशन। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग तो बच्चों किसी भी कंसंट्रेशन पे टूट जाता है, लेकिन वीक क्या होता है, जब कंसंट्रेशन को कम करेंगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, तब वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं। यानी कि अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होंगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, ऑन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। डाइल्यूशन भी लिख सकते हैं ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे भी। तो ये सारे टॉपिक थे बच्चों जो इस पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी और कैसे डाइल्यूशन पे डिपेंड करती है, और फिर उसके बाद कोहलार्श लो। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए, थैंक्स अ लॉट।